नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुमेनिया पर। और आज हम क्लास 9 का सिविक्स का फर्स्ट टॉपिक आपके सामने डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, जो कि चैप्टर 1 है, क्लास 9th सिविक्स, क्लास 9th सिविक्स का व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी। अभी डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम, डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम इन विच we choose our representative by our own votes. Democracy is a system in which we choose our representative by our own votes. भाई हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं अपने मतों के अनुसार। अब सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि भाई आपके रिप्रेजेंटेटिव कौन है, आपके रिप्रेजेंटेटिव कौन है। भाई गांव में आपके रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ब्लॉक में आपके रिप्रेजेंटेटिव कौन है, डिस्ट्रिक्ट में आपके रिप्रेजेंटेटिव कौन है, और एज ए स्टेट वाइज आपके रिप्रेजेंटेटिव कौन है। और ये हमें सबसे पहले हम देखें कि रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत क्यों है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम जिसको चूज करते हैं वो हमारे बिहाफ पे रूल एंड रेगुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे रूल एंड रेगुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम क्यों नहीं करते डायरेक्टली, क्योंकि अब एक चीज आप देखो, अगर हमारे देश की पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन 130 करोड़ प्लस है, तो हम सभी को तो डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं जो हमारे बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग का काम करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव आपके। भाई हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को देख लिया है। डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम इन विच वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव बाय आवर ओन वोट्स। तो सबसे पहले हम देखें वोट्स कौन डालते हैं। क्या सभी लोग वोट डालते हैं? नहीं, सभी लोग वोट नहीं डालते। तो कौन लोग वोट डालते हैं? जिनकी उम्र 18 ईयर्स प्लस हो, जो 18 साल से ऊपर हो, 18 साल या 18 साल से ऊपर, प्लस उनका इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर आईडी कार्ड बना होना चाहिए। वोटर आईडी उनकी बनी होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन हैं, 18 ईयर प्लस और उनका वोटर आईडी कार्ड बना होना चाहिए। किसी की उम्र 50 ईयर्स है और उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, इट मीन्स वो इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकता, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज नहीं कर सकता। अब तो प्रेजेंट में अगर बात करें तो 18 ईयर प्लस, लेकिन जब हम आज़ाद हुए, फर्स्ट इलेक्शन हुए हमारे इधर फर्स्ट इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन थे वो 51-52 में हुए थे। भाई अगर मैं बात करूं उस टाइम पे वोटिंग एज कितनी थी, अब तो वोटिंग एज 18 ईयर्स है, तो उस टाइम पे वोटिंग एज कितनी थी? 21 ईयर्स, जिसको 61th
अमेंडमेंट 1989 में चेंज किया गया था। इसको 61 अमेंडमेंट 1989 को चेंज किया था, और चेंज करके कितना कर दिया था? 18 ईयर्स। चेंज करके कितना कर दिया था? 18 ईयर्स उसको कर दिया था। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं कि भाई आप रिप्रेजेंटेटिव किसको और कब कैसे चूज करते हो, वो हम देखेंगे। तो देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, एक ट्रायंगुलर शेप डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा। अगर हमारा वोटिंग सिस्टम है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, अगर आपसे पूछा जाए उसकी फाउंडिंग बॉडी क्या है, उसकी फाउंडिंग बॉडी क्या है, तो उसकी फाउंडिंग बॉडी है कौन? ग्राम सभा। कौन है? ग्राम सभा। उसकी फाउंडिंग बॉडी कौन है? ग्राम सभा। अब ग्राम सभा क्या होती है? तो एक गांव में जितने भी लोग 18 ईयर प्लस हैं, 18 ईयर प्लस हैं और उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, 18 ईयर प्लस हैं और वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, वो सब कौन है? वो सब ग्राम सभा के मेंबर हैं। और वही हमारे इधर कितने भी इलेक्शन होते हो, चाहे सरपंच का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, वही सब लोग वोट डालते हैं, इसके अलावा कोई नहीं डाल सकता। ठीक है, तो इसकी फाउंडिंग बॉडी क्या हो गई? ग्राम सभा। ये क्लियर है? नेक्स्ट की हम तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट आता है ग्राम पंचायत। गांव में पंचायत है, आप सब जानते हो, पंचायत बनती है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है? इसके लिए कंडीशन है कि उस गांव में 500 प्लस, उस गांव में 500 प्लस ग्राम सभा के मेंबर होने चाहिए। 500 प्लस ग्राम सभा के मेंबर होने चाहिए। अब मान लो किसी गांव में ग्राम सभा के मेंबर जो है वो 500 नहीं है, या 450 है, या 350 है, या 300 है, उनकी पंचायत का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो उनके लिए एक सिस्टम है, उनको किसी न किसी दूसरे गांव के साथ मर्ज किया जाएगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत उस गांव में बनती है जहां पर ग्राम सभा के मेंबर 500 प्लस हो, या उस गांव में वोट डालने वाले 500 से ज्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचायत समिति या हम बोल सकते हैं इसको ब्लॉक समिति। पंचायत समिति या ब्लॉक समिति, इसके लिए कंडीशन है 4000 प्लस ग्राम सभा के मेंबर होने चाहिए, तो ब्लॉक समिति बनती, पंचायत समिति बनती। और 4000 प्लस ग्राम सभा के मेंबर होने चाहिए। अब एक गांव में नहीं है तो उसके साथ दूसरे को मिलाया जाएगा, 2 में नहीं है तो तीसरे को मिलाया जाएगा, तो कंप्लीट किया जाएगा जो 4000 का जो मार्क है उसको। ठीक है, इसके ऊपर आता है जिला परिषद, जिसमें टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल ग्राम सभा के 40,000 मेंबर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 40,000 मेंबर होने चाहिए।
और इसलिए इसमें 8 गांव, 10 गांव, 12 गांव, इनको सबको शामिल किया जाता है। भाई क्राइटेरिया है 40,000 मेंबर इसमें हम शामिल करेंगे। क्लियर है? जिला परिषद के बाद नेक्स्ट है एमएलए। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए को आप चूज करते हो एक पर्टिकुलर एरिया का। जैसे अगर आप भाई इसराना ब्लॉक में आप पढ़ते हो तो हमारी एमएलए की सीट कौन सी है? इसराना। ठीक है। ऐसे हर सबसे ज्यादा एमएलए की सीटें किस प्रदेश में है? तो वो यूपी में है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में टोटल एमएलए की कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? तो हरियाणा में है 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 90। उसके बाद आप चूज करते हो किसको? एमपी। एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद आप किसको चूज करते हो? एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। क्लियर है? अब इसमें एक चीज आप देखो, एमपी जो है ये सब सीटें किस बेस पे डिसाइड होती है? ये पॉपुलेशन के बेस पे डिसाइड होती हैं। एमपी 2 तरीके के होते हैं, एक एलएस मीन्स लोकसभा, एलएस, और दूसरे आरएस मीन्स राज्यसभा। आरएस मीन्स राज्यसभा के। इनके बारे में आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें डिस्कस हम करेंगे डिटेल से। तो मैं उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है जो वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से एक हमारे देश का जो गवर्नमेंट का हेड बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं पीएम। पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर। और सबसे टॉप में हमारे देश का जो हेड है वो कौन है? प्रेसिडेंट, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, ये आता है। तो जो लोकसभा के जो एमपी हैं एक तरीके से वो किसी एक कैंडिडेट को चूज करते हैं, जिस पार्टी की सरकार बनेगी तो वो बन जाएगा पीएम। ऐसे ही एमएलए में से हम किसी एक को सेलेक्ट करते हैं कि किसको? उस पर्टिकुलर स्टेट का सीएम। सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर। तो मेरा टॉपिक यहाँ पर क्या है कि भी आपके रिप्रेजेंटेटिव कौन है जिसको आप चूज करते हो। तो फर्स्टली आप देखिए, आप ग्राम सभा के मेंबर हो भाई 18 साल से। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी ग्राम सभा का मेंबर हूं, मेरा वोटर आईडी कार्ड भी बना हुआ है। तो मैं किस किस को चूज करता हूं? तो देखिए, ग्राम पंचायत में मैं सरपंच और पंच, इन सब को मैं चूज करता हूं, मैं वोट डालता हूं। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, ये आप सब जानते होंगे। कितने साल बाद? हर 5 साल बाद हमारे इधर इलेक्शन होते हैं। पंचायत समिति और ब्लॉक समिति में भी मैं वोट डालता हूं, मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। जिला परिषद में मैं वोट डालता हूं। और जब पर्टिकुलर स्टेट में असेंबली के चुनाव हो, जब अगर रिसेंट में बात करें तो अभी बंगाल में चुनाव हुए हैं, और पर्टिकुलर स्टेट में असेंबली के चुनाव हो तो मैं एमएलए के जो इलेक्शन है उसमें भी मैं वोट डालता हूं। और जब पूरे देश में आम चुनाव हो, जिसको यूनियन इलेक्शन हम बोलेंगे, तो मैं एमपी के लिए भी वोट डालता हूं। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हमारे व्याप पे क्या करते हैं? रूल एंड रेगुलेशन फॉर्मेशन का काम करते हैं, जो हमारे व्याप पे रूल एंड रेगुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, अब एक इलेक्शन होता है डायरेक्ट और एक इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसमें आप खुद वोट डालो। जैसे आप सरपंच को चूज करते हो, एमएलए के चुनाव में वोट डालते हो, ब्लॉक समिति में आप वोट डालते हो,
जिला परिषद में आप वोट डालते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा को आप चूज करते हो, तो इसमें आप सब तो आप डायरेक्ट वोट डालो। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, जिसमें आप वोट नहीं डालते, आपने जिस रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया है आपके बिहाफ पे वो वोट डालेगा। आपने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया है आपके बिहाफ पे वो वोट डालेगा। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो किस किस का होता है, एक तो राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट। मेनली राज्यसभा और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कौन सा इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। राज्यसभा में आप किसको चूज करते हो, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज किए जाते हैं। और प्रेसिडेंट, क्लियर है। तो ये हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव जिसको आप वोट डालते हो। हाँ, अब डेमोक्रेसी है क्या एक्चुअल में, तो डेमोक्रेसी क्या है, वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव बाय आवर ओन वोट्स। अगर आप उनकी वर्किंग, जो आपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया है, आप उनकी वर्किंग से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो नेक्स्ट 5 ईयर के बाद आपके पास चांस है आप उनको हरा भी सकते हो और आप किसी दूसरे को अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हो। तो एक वर्ड आता है डेमोक्रेसी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बाय और फॉर द पीपल। लोगों के द्वारा लोगों की सरकार होती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोग सरकार बनाने में हिस्सा लेते हैं और लोगों की भलाई के लिए इसमें काम किया जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें से इंडिया ने अडॉप्ट किया डेमोक्रेसी को। अब वो ऑप्शन कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। तो देखो, एक है डिक्टेटरशिप, जैसे इसमें अगर एग्जांपल दूं मैं तो नॉर्थ कोरिया। डिक्टेटरशिप, भाई कोई जबरदस्ती किसी देश का शासक बने, किसी दूसरे को मौका ही ना मिले, उसको हम बोलेंगे डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर। पुराने टाइम की बात करें तो हिटलर, कहां पर, जर्मनी में, तो ये सब एक तरीके से डिक्टेटरशिप कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, डिक्टेटरशिप कहलाएगी। अच्छा, अब अगर बात करें, एक है दूसरा, तो हमारा ऑप्शन है डेमोक्रेसी। जैसे इंडिया ने किसको अडॉप्ट किया, डेमोक्रेसी ने। भाई हम सब वोट डालते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं वोट के द्वारा। लेकिन डेमोक्रेसी भी 2-3 प्रकार की है। डेमोक्रेसी भी 2-3 प्रकार की है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर पिछले 6-7 टर्म से एक ही पार्टी की सरकार बन रही है, जिसमें पिछले 6-7 टर्म से एक ही पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन में मिसयूज किया जाता है, पावर का मिसयूज किया जाता है, करप्ट एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। लेकिन डेमोक्रेसी, एक्चुअल में डेमोक्रेसी क्या है, एक्चुअल में डेमोक्रेसी क्या है, दे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जहां पर हो फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो क्या इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा, यस होते हैं। इसके अलावा आप देखो, जैसे चाइना का हम
केस ले, वहां पर ओनली सिंगल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसी में से उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव को आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये भी डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी, वहां पर वो कम्युनिस्ट बेस्ड गवर्नमेंट है, कम्युनिज्म वहां पर ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अब पाकिस्तान कहने के लिए, पाकिस्तान जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, कहने के लिए तो वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहां पर बार बार आर्मी रूल स्टेब्लिश्ड हो जाता है। जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर है वो फेल हो जाता है, डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट है वो फेल हो जाती है, और लोगों के पास जो राइट्स वगैरह हैं वो प्रोटेक्ट नहीं रहते। तो डेमोक्रेसी क्या है? बाय द पीपल फॉर द पीपल। भी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, हमारे भी आप पे वो काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, ठीक है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। अब देखो भाई, रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो जैसे डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करा, डेमोक्रेटिक इलेक्शन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? इलेक्शन हेल्ड एवरी 5 years, held after every 5 years, इलेक्शन हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years, हर 5 साल के बाद चुनाव होंगे। अब 5 साल का क्यों ऑप्शन है? अब मान ले एक बार आपने किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिया और वो लाइफ टाइम के लिए चूज कर लिया, तो वो तो किसी भी तरीके से रूल कर सकता है, अपनी पावर को मिसयूज कर सकता है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है, अगर उसने अच्छा काम नहीं किया तो 5 साल के बाद हम उसको चुनाव में हरा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने बात किया फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उसके लिए क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का मतलब क्या हुआ? अभी जो इलेक्शन कमीशन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे देश में, स्टेट में, पंचायत वगैरह के चुनाव को ऑर्गेनाइज करना, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इट मीन्स उस पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंटली भाई काम कर सके, कोई रोक टोक नहीं हो, कोई गवर्नमेंट अपनी पावर का यूज ना करे उस पर, तभी हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाएंगे, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में ये 2 चीजें जरूरी है। एक तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, इलेक्शन हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। दूसरा, हम रिसेंट में बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। जैसे पहले बैलेट पेपर पे वोटिंग होती थी, अब किस पे होती है? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होती है, ईवीएम से होती है। पहले वोट डालते वक्त पावर का यूज किया जाता था, बूथ कैप्चरिंग वगैरह होती थी, अब उसमें बहुत सारा चेंज आ चुके हैं। तो ये रिफॉर्म भी हमें जरूरी है, टाइम के अकॉर्डिंग ये रिफॉर्म्स भी होने चाहिए। तो ये था हमारा टॉपिक, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो देखो, जैसे डिफरेंट कंट्री, मैंने आपको एग्जांपल दिया कोरिया का, चाइना का, ठीक है, अच्छा, और पाकिस्तान का, और भी बहुत सारे देश हैं। बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी भी है, लेकिन वहाँ पर अलग अलग तरीके का डेमोक्रेटिक सेटअप है। लेकिन इंडिया और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, इन 2 कंट्रियों को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी में गिना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी में गिना जाता है। उसका रीजन क्या है? इलेक्शन हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years in India and 4 years in USA, and independent election commission, electoral reforms,
और भी बहुत सारे कारण इसके हैं। तो अभी हमने पढ़ा है भाई व्हाट इज डेमोक्रेसी, हमने पढ़ लिया है व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है व्हाई डेमोक्रेसी। व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी में हमने क्या पढ़ा, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है भाई फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो देखो, फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टली चूज बाय पीपल्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब तीसरा अगर हम बात करें, वर्किंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल, वर्किंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, ये सबसे मेन है। भाई हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, 1950 में लागू हुआ, तो हमारे इधर जो हमने इस वीडियो से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट डाला था 9th क्लास सिविक्स का, उसमें हमने डेमोक्रेटिक, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर और पांचवा रिपब्लिक, इन सब के बारे में आपको बताया। ये बेसिक थीम है हमारे उसकी। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी हम क्या करेंगे, हमारे इधर रूल एंड रेगुलेशन किस तरीके से चलेंगे, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। इनसे कोई भी बाहर नहीं हो सकता, कोई भी पार्टी, कोई भी पर्सन इनसे बाहर नहीं हो सकता। बेसिकली जो वर्किंग है, वर्किंग बेस्ड ऑन पीपल्स चॉइस, बेस्ड ऑन पीपल चॉइस। इससे बेटर क्या हो सकता है, जब आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको रूल रेगुलेशन मिले, आप उनके अकॉर्डिंग आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ये हमने डिस्कस कर लिया। डेमोक्रेटिक प्रोसेस और भी बहुत सारे देशों में है, भाई पाकिस्तान में भी है, लेकिन मिलिट्री रूल हो रहा है। बहुत सारे ऐसे देश है, इलेक्शन होते हैं, हर बार इलेक्शन होते हैं, लेकिन उसमें मिसयूज होता है, करप्शन होता है, ये सब ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जो कि सबसे मेन है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी और अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेवर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें हमने बेसिकली फीचर्स में भी हमने डिस्कस कर लिया है। अभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन held after every 5 years,
इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो ये पॉइंट आप फीचर्स में भी और आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी में भी आप लिख सकते हो, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। उसके बाद पीपल्स चॉइस विल इंक्रीज, पीपल चॉइस विल इंक्रीज। नेक्स्ट, वर्किंग अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स हैं भी, जो हमारे संविधान में जो चीजें मेंशन है, अगर बाय चांस उनका कहीं ना कहीं बहिष्कार हो, उनको कोई फॉलो ना करे तो क्या होगा? तो हमारे इधर देखो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये सब क्या है? ये सब जुडिशरी का पार्ट है। और जुडिशरी का मेन फंक्शन क्या है? टू चेक। अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डेमोक्रेसी भी मेंशन है, इन सबको प्रोटेक्ट करना है, इन सबको प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मैं इसको यहां पर ऊपर लिख रहा हूं, इट enhance the dignity of peoples, dignity means self respect, dignity means self respect। अब dignity कैसे बढ़ेगी? देखो, अब इससे एक पॉइंट और लिखता हूं मैं आगे, फोकस ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना सभी को, मैन वुमेन लोअर कास्ट अपर कास्ट। भाई इक्वालिटी के बेस पे काम करना है। रिप्रेजेंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, वर्किंग अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, जो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं उनके तहत हमने काम करना है। अब उससे क्या होगा? जब पूरा रूल रेगुलेशन को अच्छी तरीके से फॉलो किया जाएगा तो क्या किसी पर्सन का या किसी ग्रुप का डिस्क्रिमिनेशन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो किसी ग्रुप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा किसी भी तरीके से, इट मीन्स उनकी डिग्निटी बढ़ रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रही है। कोई उनको रूल राइट्स को, कोई उनके फंडामेंटल लीगल राइट्स को हार्म नहीं कर रहा। अगर करेगा, अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता इंडिया में तो ये होता ही नहीं, बिल्कुल होता है, लेकिन अगर करता है तो उसको उसके बेस पे सजा भी मिलती है। दीज आर द आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट आता है आर्गुमेंट इन अगेंस्ट और अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। arguments against डेमोक्रेसी। अभी तो हमने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें करी हैं, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। नेगेटिव पॉइंट में हम फर्स्टली अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिले इन डिसीजन मेकिंग कैसे? अब आप देखो हमारे इंडिया में रूल एंड रेगुलेशन कैसे बनते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फिर विधानसभा में और पार्लियामेंट में बैठकर हमारे लिए रूल रेगुलेशन का काम बनाने का काम करते हैं। फिर उस पर बहुत सारा डिबेट डिस्कशन होता है, महीनों सालों लग जाते हैं। तो डिले इन
डिसीजन मेकिंग। Voters not have meaningful choice. Voters not have meaningful choice. किसको चूज करें, किस बेस पे उसको चूज करें हम, ये चॉइस नहीं है। तो ये क्या है, अगेंस्ट डेमोक्रेसी। भाई एक चुनाव में दो कैंडिडेट हैं और दोनों में से ही हम डिसाइड नहीं कर पा रहे किसको और किस बेस पे, क्योंकि हमारे इधर जो इलेक्शन होते हैं वो आइडियोलॉजिकल बेस नहीं, कास्टिज्म, ये और बहुत सारे फैक्टर उसमें काम करते हैं। तो वोटर्स के पास मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, वोटर्स के पास मीनिंगफुल। और इसी के बेस पे मैं थर्ड पॉइंट लिख सकता हूं, करप्शन, माल एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्लूड इन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। लीडर्स use their money, leaders use their money and muscle power। वोटों का टाइम आता है, मनी और मसल पावर का यूज किया जाता है, वोटों को खरीदा जाता है। तो ये सब एक तरीके से भी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव बाय आवर वोट्स। अब जब लोगों से जबरदस्ती वोट डलवाई जाएगी तो क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? नहीं होगा, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए लीडर्स क्या करते हैं, मनी एंड मसल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, our representative not able to identify the real problem, not able to identify the real problem। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारी जो भाई क्या हमारी विशेष है, एस्पिरेशन है, क्या प्रॉब्लम है, उनको भी अच्छे तरीके से वो जान नहीं पाते। हमारे इधर कास्टिज्म बहुत होता है, हमारे इधर रिलीजियस बेस पे वोट मांगे जाते हैं। तो ये सब पॉइंट किस में आएंगे? आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में ये सब आएंगे, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। क्लियर है? अब देखो, आपने बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट इसमें आप पढ़ लिए हो। बाकी जो पॉइंट और भी बहुत सारे पॉइंट है, उनको आप अगर एनसीईआरटी रीडिंग करोगे तो आपको इनसे मिलते जुलते बहुत सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो 10th क्लास में सबसे मेन है एनसीईआरटी रीडिंग। 10th क्लास, 9th क्लास और जितने भी है एनसीईआरटी रीडिंग पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। अब बाद में एक पॉइंट आता है, डेमोक्रेसी इज ए अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं अकाउंटेबल क्या होता है, अकाउंटेबल होता है जवाबदेही, जवाबदेही, जवाबदेही। भाई आपको लोगों को बताना है आपने क्या काम किया, आपको वोट क्यों दें,
क्या रीजन है आपको वोट देने का? अकाउंटेबल है, ये काम किया हमने, इस पे इतना पैसा लगा है, लेकिन एक्चुअल में ये सब कुछ नहीं होता है। रिस्पॉन्सिव, अभी जैसी जैसी प्रॉब्लम आती है उसको ठीक करने के लिए हम पर्टिकुलर एफर्ट्स, वेल एफर्ट्स उसमें लगाएं ताकि जो उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी किया जा सके। दीज आर डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट हैं, और हम रिफॉर्म धीरे धीरे रिफॉर्म कर रहे हैं। रिफॉर्म क्यों करते हैं हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में? क्योंकि जो नेगेटिव पॉइंट है इनको रिमूव किया जा सके, जो नेगेटिव पॉइंट है इनको रिमूव किया जा सके। और हम देखो, हमारा नाम तो आता है बेसिकली, वी इंडिया एंड यूएसए हैव वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लेकिन अब भी हमें बहुत सारे रिफॉर्म, बहुत सारे इलेक्टरल रिफॉर्म करने की जरूरत है, और हम आगे हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को और आगे बढ़ा सकते हैं। लोगों की विशेस एंड एस्पिरेशन को अच्छे तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्लियर है ये चैप्टर? आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।